कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के देती है। तुम हड़बड़ा के उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंड्रोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मरीज नहीं हैं तो इस पे तहकीक भी वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात हैं। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है। और मैं बस हवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थी, आरज़ुएं थी, और मैं बिल्कुल उनके दरमियान लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरा कंधा थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूँ तो ये एक टिकट चक्कर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। नहीं भाई, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना, यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उस अचानकपन में फंस के मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, न इससे ज्यादा न इससे कम। हरा समंदर, गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, तो बस पानी, बेरहम पानी, वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे इस वक्त अब गुजर रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियाँ मेरे कंधों पर चढ़ी बैठी हैं, मैं इन्हें उठा के फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसी काबिल रहम किस्म की होनक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने लंबे अरसे से मैं बस बेबस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ इसे ख़त्म ना कर पाई। कोई हमदर्दी, कोई प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता है? जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज़ का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द, वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा है। हर चीज़ से मायूस होकर थका हारा बेहाल मैं जब अपने अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नज़र पड़ी। उधर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत थी। और अब इस तकलीफ के दौरान वहाँ लगा वीवन रिचर्ड्स का एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मुझे अपनी तरफ खींच ना सका। दुनिया तो जैसे अब मेरी काम की ही नहीं रही थी। खैर, इस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो एक लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी, बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे, वो इधर रखे जाते थे, ऊपर, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज़ कॉमन है, बेयकीनी। न लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, न अस्पताल में अगली सांस का पता है, कामिल बेयकीनी। और ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई हो। अब मुझे कायनात की वुसअत, उसकी ताकत और उसका निज़ाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक ऐसे खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगा। तो समझो कि बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के बहाव में हैं तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी क्या? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है। दैट्स इट। तो बस उस एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई। मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले, मुझे इस हकीकत को मानना होगा
इधर सब कुछ ऐसा ही होता है, चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हैं, चाहे 2 माह या बेशक 2 मजीद साल। सब कुछ एक तूफानी लहर में है। उसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, तमाम परेशानियां, सब कुछ धुंधले होते गए और मेरा दिमाग इन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज़ादी का मतलब वाकई में है क्या। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे ज़िंदगी का जादू भरा जायका मुझे पहली बार चखने को मिला है और ये सब मेरे जिस्म की एक एक पोर में उतर चुका था। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे, लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। वो सब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रहते हुए मेरे लिए दुआएं करते रहे और मुझे लगा कि इन सब की दुआएं मिल के एक हो गई हैं, एक बड़ी सी ताकत, जैसे एक लहर की बड़ी सी मौज की ताकत होती है। वो बस रीढ़ की हड्डी से मेरे अंदर तक उतर गई और मेरी खोपड़ी के अंदर उसने अपनी जड़ें बना लीं। अब वो उधर उगती रहती हैं, कभी एक छोटी सी उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता, कभी एक नरम सा तन्ना। मैं उसे देखता हूँ और खुश होता रहता हूँ। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में इस पे जो भी फूल उगता है, जो भी नई टहनी निकलती है, जो भी पत्ता आता है, वो मुझे सिर्फ खुशगवार सी हैरत और खुशियाँ देता है। तो वो जो लकड़ी का नन्हा सा टुकड़ा है ना, उसे क्या ज़रूरत कि वो पानी के बहाव का रुख बदलने की कोशिश करे। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे हैं जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, न इससे ज़्यादा न इससे कुछ भी कम। दैट्स इट। जयपुर राजस्थान इंडिया के साहबजादा घराने में 7 जनवरी 1967 को पैदा होने वाले साहबजादा इरफान खान हिंदी सिनेमा के साथ साथ ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अपना किरदार अदा कर चुके थे। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान इरफान को नेशनल फिल्म अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 2011 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। वाज़ेह है कि इरफान की वफ़ात से 3 दिन कबल उनकी वालदा की वफ़ात हुई थी और इरफान अपने इलाज के सिलसिले में बाहर थे और अपनी माँ की आखिरी रसूमात में शामिल ना हो सके और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करते वक्त इरफान के आखिरी अल्फाज थे कि उनकी अम्मा उन्हें लेने आ चुकी हैं। और यूं इरफान खान 53 साल की उम्र में अपने मद्दाहों और अपने जानने वालों को रोता छोड़कर आगे चल दिए। खुदा से दुआ है कि लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले शख्स इरफान खान का आखिरी सफ़र में आला मकाम हो, क्योंकि वो जो बिछड़े हैं अब सरे हशर मिलेंगे।